नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज कवर कर रहे थे और ये हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन से देख रहे हैं। इस क्रम में हम लोग यहाँ पे दो टेस्ट सीरीज कवर कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया है। टेस्ट 1 जो है आपको इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर पे बेस्ड था। दूसरा टेस्ट जो है साइंस और यूपी स्पेशल, साथ ही साथ आपको नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर, तो दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे, जो आपको इसमें हिस्ट्री, साथ साथ जो है यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर और इसके अलावा जो है नेशनल इंटरनेशनल का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, ये इसमें इसका समावेश किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे, तो जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके आप देख लेंगे। मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी के लिए जो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का टोटल वीडियो कंप्लीट डल चुका है विथ एमसीक्यू का अलग वीडियो है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री में सारा वीडियो देख सकते हैं। करेंट अफेयर का वीकली यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी इस चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली में यूपी पीसीएस 2023 के लिए डिजाइन किया गया है, बट आप सभी को पता ही है कि हिस्ट्री जो है सभी एग्जाम के लिए जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जब भी टेस्ट सीरीज आप दें तो आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करते रहें और देखिए कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। बाकी टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम लोग वीडियो 1 में इसके ऊपर पूरे डिटेल में बात कर लिए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल पेशेंस से ध्यान से इसको देखते रहें। जिन लोगों को भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा, लेक्चर को फास्ट करके सुन सकते हैं। यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है आप 1.5 कर लें, 1.25, या जो भी स्पीड में आप कंफर्टेबल हैं आप करके सुन सकते हैं। वीडियो को जो है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर करें, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 3, तो ये हिस्ट्री से संबंधित है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बुर्ज होम एक जो है प्रागैतिहासिक स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बुर्ज होम जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर। तो बुर्ज होम आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर जिले में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रीनगर। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या दिया है आपको? राष्ट्रकूट दिया है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। तो एक आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाल वंश की बात की जा रही है, तो पाल के गोपाल थे, तो 2 का 4 हो जाएगा। चोल वंश की बात हो रही है, तो चोल के जो है बिजाले थे, तो सी का 1 हो जाएगा। और चौहान वंश आखिर में बचा, तो इसके हो जाएंगे आपको वासुदेव, तो ये 3 हो जाएगा। 2 4 1 3। ठीक है, तो साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? ठीक है, ऋण मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देखें, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और छत्तीसगढ़। ठीक है, साथ साथ आंसर करते रहेंगे। इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या था? तो ये हेनले जो है पासपोर्ट सूचकांक जारी करता है और इसमें आपको भारत का रैंक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत का रैंक इसमें था, यहाँ पे 87 था। भारत का रैंक क्या था? 87 था, तो याद रखेंगे। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि शीर्ष स्थान पे जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन था? ठीक है, तो इसमें जापान जो है शीर्ष स्थान पे था आपको, जापान। इसके अलावा सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ये जो है शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किए हैं, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई नॉइज जाए, किसी प्रकार का नॉइज जाए तो इसे आप इग्नोर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से डच स्थापित कारखानों पर विचार करना है। देखिए डच जो कंपनी आई थी, तो कहाँ कहाँ वो कारखाना अपना स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो ये 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बिमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, करिकल और चिंसूरा। ये सब जगह डच कंपनियां अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सबसे पहले कहाँ की थी, यही आपको सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे, तो सबसे पहले डच जो है अपना मसूलीपट्टनम में जो है 1605 में अपना एक कंपनी स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में।
ठीक है, तो 2 पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें आप, ठीक है, तो 2 यही ऑप्शन में केवल आपको दिख रहा है, बाकी में देखिए 2 कहीं दिख नहीं रहा। तो आंसर आपका अभी बन गया है, अब आपको जो है काम करने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी ऐसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका बेस्ट है आपके लिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे तो 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसके बाद बिमलीपट्टनम की बात करेंगे तो बिमलीपट्टनम में काफ़ी बाद इसका स्थापित हुआ था, 1641 के करीब में यहाँ पे स्थापित हुआ था। इसके अलावा देखेंगे तो ये करिकल जो है ये 1645 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे चिंसूरा जो है 1653 में, ठीक है। तो आंसर आपका पहले ही बन गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दूसरा है वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। देखिए बम्बई दक्कन में जो है पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको दिया है कि 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, तो ये जो है आपका ये गलती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक, केवल एक आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये जो है आपको किया गया था 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को किया गया था गोरखपुर में। चलिए अगला है परिमाण संबंधित है, ये परिमाण जो है किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, पूर्वोत्तर क्षेत्र से या तटीय क्षेत्र से। तो परिमाण जो है आपको संबंधित है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपको दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का आपको नाम बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि दार्शनिक यहाँ पे बात की जा रही है, दार्शनिक विश्लेषण कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था अभिधम पिटक में, ठीक है। वैसे ये सब बौद्ध ग्रंथ के ही आपको, बौद्ध धर्म के ही सारे ग्रंथ है, लेकिन आपको दार्शनिक विषय के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, अभिधम पिटक। अगला देखिए, ये एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ साम्राज्य है, मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहला जो दिया है देवपाल। अब देवपाल किस वंश के शासक थे आपको पता ही है, देवपाल पाल वंश के हो जाएंगे, तो 1 का 2 हो जाएगा। दंती दुर्ग जो है ये आपको राष्ट्रकूट से आते थे, तो इसका 3 हो जाएगा। भोज जो थे प्रतिहार के थे, तो सी का 1 हो जाएगा। और पृथ्वीराज तृतीय ये चौहान के थे, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे, अपना भी टेस्ट करते रहेंगे कितना आपको याद है नहीं है। बाकी देखिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप अभी इस क्वेश्चन को सीख ले। पढ़ने का देखिए 2 तरीका होता है, एक तो है थ्योरी पढ़ के आप जो है फिर क्वेश्चन करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप पहले देख के और इसका आंसर यहाँ पे आपको पता हो जाए, तो आप थ्योरी में इस ऐड करके और अपने कंसेप्ट को जो है बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए लौरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब ये तो पता है कि लौरा देव जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपसे ये पूछा जा रहा है। यूपी स्पेशल हो गया आपके लिए ये, ठीक है। तो ये जो स्थित है लौरा देव जो है संत कबीर नगर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये काफ़ी पुराना स्थल है, 9000 से यहाँ पे साल ईसा पूर्व जो है यहाँ पे मानव की गतिविधि, चावल की खेती वगैरह यहाँ पे साक्ष्य मिला था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो यहाँ पे रहा स्थिति, यहाँ पे क्या क्या हुआ उसको आपको सजाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, कराची अभियान, राजधानी का स्थानांतरण, दोआब में कराधान। तो ये कब कब कैसा कैसा रहा, तो देखिए दोआब सबसे पहले इसमें दोआब में कराधान, ये जो है आपको 13 से 26 में, ठीक है। दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसमें टैक्स जो है लगाना, ठीक है। तो ये सबसे पहला घटना है यहाँ पे 13 से 26 में। उसके बाद राजधानी को जो है दिल्ली से देवगिरी जो है साउथ इंडिया में लेके गया था, तो ये 1357 में था।
सॉरी, ये 1326 और ये 1327, 57 नहीं। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा जो है चलाया गया था, ये फ्लॉप रहा था सारा चीज़। डिटेल में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे 1329 में। इसके बाद आपको जो लास्ट में जो है कराची लवियाले 1330 में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, दोआब में कराधान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताना था। आगे देखें, निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे। बात की जा रही है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कनक्लेव की। ठीक है, तो ये जो कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपको लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है डिजिटल लोक अदालत के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नलसा के तत्कालिक अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। ठीक है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट आपका गलती हो गया। ये उदय उमेश ललित के द्वारा किया गया था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लैक चेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ये जो शुरू किया गया था ये राजस्थान में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया था, तो दूसरा भी गलती हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। क्लियर होगा। डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में शुरुआत जो है कौन किए थे, तो न्यायमूर्ति जो है तत्कालिक उस समय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय विधि सेवा आयोग के, नलसा के अध्यक्ष थे उदय उमेश ललित, उन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, मिलान करना है। ये एक तरफ युद्ध है और आपको बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसका ऑप्शन को देख ले यहाँ पे। चलिए, तो यहीं से आपको करना है, ऑप्शन बताना है कौन सही सुमेलित है। पहला देखें यहाँ पे, देखिए सेंट थॉमे का युद्ध है यहाँ पे 1748। ठीक है, दिया हुआ है। दूसरा आपको है यहाँ पे अंबूर का युद्ध 1749। तो देखिए ये अंबूर का युद्ध जो है आपको द्वितीय जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था 1749 से 54 में, तो उसी में लड़ा गया था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तीसरा आपको दिया है बांडीवास का युद्ध 1763। ठीक है, और चौथा आपको दिया है यहाँ पे बिदारा का युद्ध या बेदरा का युद्ध भी इसको बोलते थे, तो ये 1759 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चूंकि सही ऑप्शन ढूंढना था, तो सही ऑप्शन तो हम लोग को मिल चुका है, अंबूर का युद्ध 1749 में। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सहायक संधि के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, जो सहायक संधि यहाँ पे लाई गई थी, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, विथ रिफरेंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। दूसरा है हैदराबाद का निजाम जो है सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुए थे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही सहायक संधि शुरू की गई थी, तो एक सही है, और हैदराबाद के निजाम में पहले स्वीकार भी किए थे, सहायक संधि में शामिल हुए थे, तो दूसरा भी सही है। सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही लाया गया था, तो यहाँ पे एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भी सीक्वेंस है कि ये संधि स्वीकार करने वाले को सीक्वेंस लगाने का आ सकता है, और अभी तक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जैसे हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, ये सब जो है स्वीकार किए थे, इस संधि में शामिल हुए थे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष है, अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना। आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष एकल में जो है कौन विजेता बना है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन देखें यहाँ पे, पहला है हर्षित तोमर, प्रतीक श्रीवास्तव, कपिल चौधरी, और यहाँ पे नीर नेहवाल। तो नीर नेहवाल जो थे यही जो बैडमिंटन चैंपियन में एकल में जीते थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखेंगे। हाल ही में जो है डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे। ठीक है, डॉक्टर इनामुल हक जो है किससे संबंधित थे, भारत से, बांग्लादेश से, मिस्र से, अमेरिका से, तो ये थे बांग्लादेश से संबंधित थे। ठीक है, डॉक्टर इनामुल हक जो है बांग्लादेश से संबंधित थे। ये भारतीय आपको बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय संग्रहालय था उसके जो महानिदेशक थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जैन धर्म के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, और ऋषभ देव जो है प्रथम इसके तीर्थंकर थे। आपको बताना है कि इनमें जो है कौन सही है।
तो देखिए जैन धर्म में ये इसका फिलॉसफी था, विचार था कि प्रत्येक तत्व में भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का नियोजन है। और ऋषभ देव ही इसके क्या थे, पहले तीर्थंकर थे। 23वें और आखिरी तीर्थंकर इसके कौन थे, महावीर थे। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन भारत में नाद गौदा शब्द संदर्भित करता है। मध्यकालीन भारत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सन अधिकारी को बोलते थे, पुजारी को, कोषाधिकार को, राजस्व अधिकारी को। ठीक है, तो ये बोलते थे राजस्व अधिकारी को बोलते थे। राजस्व अधिकारी को नाद गौदा जो है बोला जाता था, या इसको जो है ना देसा ग्रामकूट भी बोलते थे। ठीक है, नाद गौदा या देसा ग्रामकूट बोलते थे। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य में जो है ये नाम का प्रचलन था। राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य था साउथ इंडिया में, यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे जो है ये प्रचलन था। अगला देखें, आहार बनास संस्कृति का संबंध किससे था। आहार संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है। पंजाब से था, राजस्थान से था, उत्तर प्रदेश से था, बलूचिस्तान से था, ये राजस्थान से था। आहार बनास जो है संस्कृति, आहार संस्कृति, ये जो है आपको राजस्थान से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। आप देखिए सैयद वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन शासक जो है किस क्रम में आए, आपको यहाँ पे सजाना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है सैयद वंश में खिज्र खान यहाँ पे 1414 से जो है 21 के बीच में आए थे। इसके बाद आपको मुबारक शाह, तो 3 और 4 हो गया। तो देखिए 3 और 4 हो गया, ऑप्शन डी आपका सही हो गया अभी। और इसके बाद जो है खिज्र खान सबसे पहले आए थे, मुबारक शाह इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह। ठीक है, तो ये सैयद वंश का स्थिति था। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखें, बाकी चूंकि टेस्ट है तो यहाँ पे हम काफ़ी डेप्थ में जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस पे डिस्कशन तो हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मिनट का बनता ही है, बट चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक मैं फर्स्ट जो वीडियो बनाया वो थोड़ा सा ही मामूली सा डिस्कशन हुआ, तो वीडियो लगभग 3 घंटे का बन गया। तो चूंकि वीडियो लंबा बनाना आपके लिए जो है, कुछ लोगों का कमेंट होता है कि वीडियो जो है लंबा नहीं होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अब परेशानी हो जाती है देख के कि मतलब पहले ही लगता है कि यार ये 3 घंटा का वीडियो है। एक दिमाग में जो है इंसान के इमेज बन जाता है। बाकी मैं बताया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, थोड़ा सा फास्ट करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल में तो हम लोग लेक्चर में बात करेंगे, सेपरेटली लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संबंध में बताना है कौन सा सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रैंकिंग आया है उसके संबंध में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का लीडर श्रेणी में इसको शामिल किया गया। इसे जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला जो उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपको दिया है कि इसे जो है आपको नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो ये स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे गलत है, तो केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय जो 68वां जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में बताना है कौन सही नहीं है, गलत बताना है आपको। इसमें से कौन सा गलत है। आशा परेख को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, सही है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार सबसे ज़्यादा जो है इसी को जो है जीता, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। फिल्म फ्रेंडली का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे नहीं जीता है। इसके अलावा ये जो अच्छा, तो ये कौन जीता फिल्म फ्रेंडली, ये जीता था आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें, ऐसे आंसर तो हमको मिल चुका है। सूर्या ने अपनी फिल्म शुराई पुटारू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये भी सही है। मनोज जो है मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार, तो इनको भी ये पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। ठीक है, मुगल प्रांत के अंदर में जो उत्तराधिकारी राज्य आते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन थे। ठीक है, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केवल 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 या 3 4। देखिए मुगल प्रांत के अंदर जो है कौन कौन आते थे, तो देखिए मैसूर इनके अंदर नहीं आता था, बाकी अवध, बंगाल और हैदराबाद आते थे। तो 1 2 3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पे बी दिख रहा है, एक यहाँ पे बी दिख रहा है ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, मुगल जब लास्ट में कमजोर हो गए थे, जब ये बात हो रहा है उत्तर मुगल कालीन समय का, जब मुगल कमजोर हो गए थे, तो जैसे अब मान लीजिए कि पूरे भारत में मुगल शासन चल रहा है, तो
हर एक क्षेत्र में, जैसे बिहार में कोई ना कोई मुगल का उत्तराधिकारी होगा, तो मैसूर उस समय जो है डेवलप ही नहीं हुआ था, बना ही नहीं था, तो ये जो है उसके अंडर में नहीं आता था। बाकी साउथ इंडिया का कुछ कुछ रीजन जो है उनके अंडर में नहीं आता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 1856 में जो एक मुश्त बंदोबस्त आया था, इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों के विस्थापन था। कौन सा सही है? इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? वन महोत्सव सोनभद्र, चित्रकूट, कौशाम्बी, मऊ। तो ये शुरू किया गया था आपका चित्रकूट से। वन महोत्सव चित्रकूट से शुरू किया गया। आगे देखें, वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है इसमें। यहाँ पे देखें, केवल एक, केवल दो, ऐसे करके उत्तर है यहाँ पे, एक दो दोनों। तो पहला स्टेटमेंट देखें क्या है। वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान। क्या ये जो वर्ल्ड आपका पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है, क्या अनुमान लगाया है कि 2025 तक भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा? ठीक है, तो पहला जो है ये है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासी का बहिर्गमन हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे आबादी वाला जो देश हो जाएगा, ये 2025 तक नहीं, ये 2023 तक ही अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा जो बिल्कुल सही है कि प्रवासन वाला बात जो है, प्रवासी वाला बहिर्गमन वाला बात, कि 2010 और 2021 के मध्य 1 मिलियन से अधिक प्रवासी का बहिर्गमन हुआ, तो स्टेटमेंट सही है। तो केवल दो सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 28 का जो है केवल दो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, महाप्रजापति गौतमी जो है भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बौद्ध संघ में पहले महिला नहीं हुआ करती थी, तो पूछा जा रहा है कि जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की, क्या वो पहली महिला थी? ठीक है, आपको बताना है केवल एक, एक और दो, केवल दो, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दो दोनों। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, और इनकी गौतमी जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति, ये भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा जा रहा है चोल साम्राज्य। ठीक है, पहला देखिए, विजयालन जो विजयालय थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यही है। दूसरा देखें, ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोग कुछ देर पहले किए भी थे, यही संस्थापक थे। गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पे विजय प्राप्त की थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। 30 का यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सूची का मिलान करना है, देखेंगे एक तरफ स्थल दिया है और एक तरफ नदी, यानी ये कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे बसा था या रावी। देखिए पहला ही हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, तो ए का जो है दो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, तो दो का जो है एक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे भगवानपुर जो है ये सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है, सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है बहुत पहले, तो ये हो जाएगा चार आपको। और सुत का गेंडोर ये आपको दास्क नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा तीन, यानी दो एक चार तीन। ठीक है, दो एक चार तीन ऑप्शन में देखेंगे, दो एक चार तीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में आपको बताना है। दिल्ली शासन में जो केंद्रीय प्रशासन था दिल्ली सल्तनत में, उसी के बारे में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला, दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद जो है नायब था। नायब का जो है नायब पद जो है सबसे शक्तिशाली था। बलवन द्वारा दीवाने खर्ज नामक सैन्य विभाग स्थापित की गई थी। तो देखिए पहला भी सही है, दिल्ली प्रशासन में सबसे शक्तिशाली पद नायब होता था, और बलवन जो है दीवाने अर्ज इनकी द्वारा स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ही दोनों स्टेटमेंट सही है, तो एक और दो यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पे यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। ठीक है, यूनिक जो है रिवर आर्ट गैलरी कहाँ बनाई जाएगी, कानपुर में, प्रयागराज, वाराणसी। तो ये प्रयागराज में बनाई जाएगी, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है सलाहकार के रूप में किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। यहाँ पे अर्नस्ट एंड यंग है, डेलाइट इंडिया है, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, ग्रांट थॉर्ंटन इंडिया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो ये जो साइन किया गया है डेलाइट इंडिया के साथ किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में बताना है। देखिए बक्सर युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध में ये लोग हार गए, अंग्रेज जीत गए इसमें। तो इस संधि में क्या क्या हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है 1 2 3 4, 2 3 2 4 ऐसे करके दिया गया है आपको। तो पूछना है यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, नवाब शुजा उदौला ने कंपनी के युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए सहमति व्यक्त की थी। पहला स्टेटमेंट ये है आपका। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नवाब शुजा उदौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया। तीसरा है शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गए। चौथा है नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। अब बताना है इसमें से आपको ये इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, आपको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो बात हुई थी ये 50 लाख रुपए की बात हुई थी, 80 लाख रुपए की बात नहीं हुई थी। खैर ये बात हुई थी क्षतिपूर्ति की, बट 50 लाख की हुई थी, तो ये गलत हो गया। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, नवाब शुजा-उद-दौला बनारस के जमींदार जो बलवंत सिंह थे इनको अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए थे, तो सही है। तीसरा, शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए, बर्मा में नहीं ये भारत में ही जो अंग्रेजों के अंडर में रह रहे थे। ठीक है, पेंशन के रूप में इनको कुछ पैसा दिया जा रहा था, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। नवाब शुजा-उद-दौला इलाहाबाद के कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने के सहमत हो गए, ये भी सही है। तो 2 और 4 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 और 4। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आधुनिक इंडिया के संदर्भ में पहला देखेंगे यहाँ पे, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, ये स्टेटमेंट जो है सही है। वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पे अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित किया था, तो ये भी जॉन लॉरेंस जो है ये अपने परिषद को शिमला में स्थानांतरित किए थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। अभी शॉपिंग मॉल में पूछा जा रहा है, सिटी वॉक है, डीएलएफ मॉल है, लुल्लू मॉल है, या उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। तो इससे आप परिचित ही होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है लुल्लू मॉल, ठीक है, ये लखनऊ में बना हुआ है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कनगहल्ली स्थल जो खबर में था, ये कहाँ, कनगहल्ली जो है कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कनगहल्ली जो है ये आपको उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में स्थित है कनगहल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 देखें, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, जो स्तूप बनते थे उन्हीं के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के ऊपर हुई जिसे बाद में अंड कहा गया। ठीक है, स्तूपों की रोलिंग और स्तंभों पर उत्तीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बात हो रही है स्तूप की, जो स्तूप बनाए जाते थे उन्हीं के संदर्भ में, अर्धगोलाकार होता था, तो बिल्कुल होता था अर्धगोलाकार, ये ऐसा ही कुछ शेप में बनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, सल्तनत वंश में ये देखिए सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो 40 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 12 से 6 से लेकर 10 तक रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अभी आपका मैप से क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आज का भारत में सबसे पूर्व में कौन है। ठीक है,
ईस्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया आज का भारत, मान लीजिए आज का भारत में यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट में सबसे यहीं पे अरुणाचल प्रदेश है। तो उस समय सबसे ईस्ट में जो है सिंधु घाटी में कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए उस समय जो है आलमगीरपुर था, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर था। आगे देखिए, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपि का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब जब ये लोग थे यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे संस्कृत में जो भी मिल रहे थे, लेखन मिल रहा था, तो जो भी जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ मिल रहा था, धार्मिक ग्रंथ, तो उसका भी ये लोग क्या कर रहे थे, फारसी में अनुवाद करा रहे थे। तो पूछ रहा है कि ये कौन किया, उस समय अनुवाद ये कौन किया? तो ये जो है इसमें अरिजुद्दीन जो है खान, इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है? ठीक है, तो ये कौन सा डिवीजन बन गया है जहां पे जो है आपको मेल का जो है ये क्या होता है, अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गया है? तो ये है आपको इन सारे डिवीजन में प्रयागराज डिवीजन। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयागराज डिवीजन। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा जो है पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? तो वैश्विक ऊर्जा जो है प्राप्तकर्ता जो है ये कौन है? कौशिक राजशेखर है यहाँ पे, कौशिक राजशेखर। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। अब इनमें से जो है कौन कौन पहले घटना हुई, ये आपको जो है यहाँ पे लगाना है, सजाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो सूरत की संधि जो है कब हुई थी? अब ये आपको डेट याद है तभी आप कर पाएंगे। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। ठीक है, सूरत का संधि 1775 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि जो है 76 में हुआ था, 1776। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे सालबाई की संधि है, ये 82 में हुआ था, 1782। ठीक है, और बेसिन की संधि जो आपको वशीन की संधि थी, तो यहाँ पे देखिए अब तीन आपको सीक्वेंस तो मिल गया, 75, 76, 82। तो आप ऐसे करके भी एक दो भी आपको पता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो देखिए एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और तीन, और इसके बाद लास्ट में बेसिन की संधि जो हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? देखें तो ऑप्शन सी। आगे देखें, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटना क्रम को ये भी काल क्रम अनुसार सजाना है कि इसमें पहले कौन हुआ, क्या हुआ, आपको यही यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इनमें से क्या हुआ था? यहाँ बारदोली में जो है किसान आंदोलन है, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा है, गांधी इरविन समझौता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें बारदोली जो है सबसे पहले हुआ था 1928 में। ठीक है, बारदोली हुआ था। इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा था ये कब हुआ था? कांग्रेस मंत्रिमंडल कब इस्तीफा दे दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब शुरू हुआ था तो 1939 में ये लोग दे दिए थे। गांधी इरविन के बीच जो है पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी जो है आपको 1931 में ही हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ईयर है 1931, 1931 कैसे करेंगे? तो गांधी इरविन के बीच में पहले समझौता हुआ कब? मार्च में हो गया था। ठीक है, और बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप जब इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए, तो ये पहले ही होगा, ये दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप अब लगा सकते हैं। ठीक है, अपना उत्तर देख सकते हैं। तो देखिए सही उत्तर क्या होगा? 1928 यहाँ पे पहले हो जाएगा ये एक। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा और लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 2। चलिए आगे देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था नवाचार में? आपसे पूछा जा रहा है। पहला है 7वां, दूसरा है आपको 8वां, तीसरा है 9वां और लास्ट है यहाँ पे 10वां। देखेंगे तो नवाचार में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 7वां यहाँ पे स्थान रहा है। आगे देखें, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीता? विश्व मास्टर्स में 100 मीटर के स्प्रिट में, 200 मीटर, 100 आपको 10 मीटर एयर पिस्टल है और 10 मीटर एयर राइफल है। तो इसमें जो है किस वर्ग में ये जीते भवानी जो है, यहाँ पे भगवानी देवी की बात हो रही है।
तो ये जो है 100 मीटर आपको स्प्रिंट में ये आपको यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते। आगे देखिए, अगला है प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में कौन सा, प्राचीन भारत में विवाह नियम क्या थे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी था। तो देखिए, सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी नहीं था। और पहला स्टेटमेंट जो गोत्र प्रणाली विवाहों के लिए सगोत्र विवाह में सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, तो ऐसा भी बात नहीं था, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। देखिए, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना अपेक्षित था। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं किया गया था कि गोत्र इसलिए सुनिश्चित किया गया था कि संयोग विवाह के लिए। आगे देखें, अगला है सुमेलित करना है यहाँ पे सूची एक को। एक तरफ अधिकारी, और ये अधिकारी किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला देखेंगे यहाँ पे सराय अदल है, ये अधिकारी है। ये मुनिहा है, वरीद, शाइना, ये मंडी। तो ये क्या होते थे पूछा जा रहा है। सराय अदल जो होता था उस समय, सराय अदल, तो ये जो है आपको कपड़ा और किराना बाजार का अधिकारी होता था, तो एक का ए हो जाएगा। साहना ए मंडी की बात करें तो ये जो आपका था ये बाजार अधीक्षक ही होता था। बुरीद की बात करें तो ये जो आपका खुफिया अधिकारी होता था। और मुनिया जो है ये आपका गुप्त जासूस कहलाता था। तो यहाँ पे एक का एक, दो का दो, तो ये देखेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यहाँ भी पुरातात्विक स्थल है और बगल में जो है आपका जिला का सूची दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये लगाना है कि ये पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ कहाँ थे। तो पहला देखिए आलमगीरपुर दिया है। ठीक है, आलमगीरपुर आपका कहाँ था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो आलमगीरपुर जो है जालौन में पड़ता था। ठीक है, आलमगीरपुर आपका ध्यान देंगे तो यहाँ पे आलमगीरपुर जो है मेरठ, मेरठ में ही आलमगीरपुर पड़ता था, जालौन में नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे। इसके अलावा ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे बड़ा गांव है, बड़ा गांव है ये सहारनपुर में। इसके अलावा सनौली बचा आपका, ऐसे आप देख सकते हैं एक का एक हो गया और बी का 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक का एक बी का 3, यहाँ पे एक का एक बी का 3, ऑप्शन डी में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है डी हो चुका है। बाकी जो है सनौली, सनौली जो है बागपत में हो गया, और लास्ट में बड़ा गांव जो है ये जालौन में हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पे गजेब तेकारा की उपाधि है, ये पूछा गया है। देवराय प्रथम है, ठीक है, आपको देवराय द्वितीय है, सिकंदर लोदी है, कृष्ण देवराय है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे देवराय द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है कौन प्राप्त कर सकता है ये पूछा गया है। राज्य के ग्रेड ए के कर्मचारी, राज्य के सभी कर्मचारी, ग्रेड बी के कर्मचारी, ए बी दोनों के। तो राज्य के जो है सभी कर्मचारी ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए, 44वां शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला है 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया था। दूसरा है ये भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। FIE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए आप लोग उत्तर जो है साथ साथ करते रहिएगा। देखेंगे तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहला था राज्य के ग्रेड एक, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग को देखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है शतरंज ओलंपियाड के बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया था, तो गलत हो गया। भारत जो है पहली बार एशिया के 30 वर्षों में भारत में आयोजित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है, भारत में आयोजित किया गया था। और दूसरा है महिला वर्ग में भारत स्वर्ण पदक जीता था, तो ये गलत हो गया। पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना किया, तो ये भी जो सही है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 4,
2 और 4 जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अच्छा, तो ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा में नहीं किया गया था भारत में, तो ये चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको गलत यहाँ पे उत्तर चुनना है कि गलत यहाँ से कौन है। देखिए, तो मैसूर जो है 1799 बिल्कुल सही है। मैसूर का युद्ध जो है 1799 में। तंजौर 1797, ठीक है। तंजौर जो है 1797 गलत हो गया। अवध 1801, जोधपुर 1800। ये जो सहायक संधि किया गया था, सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। अब देखिए, पहले युद्ध होता था, युद्ध के बाद क्या होता था? संधि होता था। ठीक है, तो मैसूर जो है 1799 सही है। ये तंजौर वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखें, मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला है, वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाले मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। दूसरा है, आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था, आप इसका आंसर जो है ध्यान रखेंगे। जैसे अब देखिए, सारा तो सही है यहाँ पे, मैसूर 1799 सही है, ठीक है। तो तंजौर जो है कब हुआ था? ठीक है, ये 1799 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे संधि हुआ था, ये भी बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन मलाबार विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1921 में मलाबार विद्रोह जो ब्रिटिश शासक और अस्थाई हिंदू जो जमींदार थे उन्हीं के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, तो ये स्टेटमेंट सही है। मलाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया, तो ये गलत है। मलाबार विद्रोह जो है एक किसान विद्रोह था, धार्मिक विद्रोह नहीं था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक केवल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे 5 वोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके संदर्भ में बताएंगे कि कौन सा सही है। देखिए, पहला दिया है यहाँ पे, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का एक पहल है। यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए, तो पहला ही है कि ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का पहल है, तो ये गलत हो गया। दिल्ली का पहल नहीं है, ये पहल है, आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मद्रास का पहल है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा सही है स्टेटमेंट कि ये किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न होने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, यानी केवल 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जो है किसके द्वारा? तो ये जो है गुजरात में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखें, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है? आपसे ये पूछा जा रहा है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में किन महाजनपदों का उल्लेख है? तक्षशिला, मल्ल, कंबोज और सूरसेन। आपको बताना है, यहाँ पे सही उत्तर आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, केवल यहाँ पे 1 2 3 3 4 है, तो आप इसका सही उत्तर चयन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आप लोग साथ साथ जो है सॉल्व करते रहें। ठीक है, देखिए, तक्षशिला जो था, इसमें आपको बौद्ध और जैन ग्रंथों का कोई जो है यहाँ पे बात नहीं किया गया है, तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। मल, सूरसेन और कंबोज सही है, तो 2 3 4 सही है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, निम्नलिखित में से मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मध्यकालीन साम्राज्य के बारे में, उनका गठन कब कैसे हुआ, मतलब आपको ईयर अगर याद हो तो आप इस आंसर को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मामलुक है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है। तो देखिए, मामलुक वंश जो है, या इसको दास वंश भी बोलते थे, या इसको आप गुलाम वंश भी बोल सकते हैं, ये सबसे पहले आया मामलुक। 1206 से 1290 तक के लोग रहे। ठीक है, मामलुक वंश वाले। इसके बाद देखेंगे आप, अगर खिलजी की बात करें तो ये खिलजी 1290 में आ गए थे। मामलुक के बाद 1290 से लेकर 1320 ये रहे थे। ठीक है, और खिलजी के बाद जो है तुगलक वंश आया था। तुगलक जो है 1320 से लेके और आपको 1414 तक रहे थे। और लास्ट में यहाँ पे सैयद, तो सैयद वंश जो है देखेंगे तो ये 1414 से लेके आपको
और 1421 तक। सबसे पहले कौन? मामलुक हो गया। मामलुक को आप बोल सकते हैं दास वंश या गुलाम वंश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हो जाएगा, एक, उसके बाद दो, इसके बाद यहाँ पे चार, चार, और लास्ट में यहाँ पे आपको तीन। तो देखें, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला है चनहुदड़ो की खोज जो है एनसी मजुमदार के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, रंगपुर जो है आपको दिया है पंजाब में स्थित है। देखिए, रंगपुर जो है पंजाब में नहीं, ये कहाँ, गुजरात में स्थित था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मोहनजोदड़ो की व्याख्या जो है मृतकों के टीले से की गई है, तो बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में की गई, तो ये भी सही है। तो एक तीन चार सही है, तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, एक तरफ यहाँ पे कथन है और विकथन और कारण है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 62। देखिए, पहला दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार किए थे, बिल्कुल सही है, कई बाजार सुधार किए थे। उसे बड़ी अस्थाई सेना रखने की आवश्यकता थी। अब देखिए, बाजार सुधार कर रहे हैं, कोई आप काम करेंगे तो आपको अस्थाई सेना रखने की जरूरत थी, तो ये दोनों ही सही हो गया। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री में आप लोग डिटेल में इसको देखे होंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार सुधार के लिए जाना भी जाता है। आगे चलिए, अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। अब कौन सा आर्थिक लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार रखी है, कितने का? ठीक है, भारत सरकार का भी एक अपना लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है कितना लक्ष्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में, अब देखिए जैसे लक्ष्य रखा गया है तो ऐसा नहीं है कि 1 ट्रिलियन फिक्स होगा, बाद में इसको अब बढ़ा भी सकते हैं लोग। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उत्सव आयोजित किया? किस मंत्रालय के द्वारा ये उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य उत्सव आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, विद्युत मंत्रालय का ये पहल था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है आपको पता ही है, इसमें आनंद मठ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें आपको डिटेल दिया गया है। चलिए आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। वो भारतीय वैदिक विचारों के बहुत प्रभावित थे। इनकी पहली प्रकाशित कृति जो है जीवन चरित्र थी। इन्होंने महिलाओं के मुक्ति की दिशा में भी कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। बताना है कि इसमें से आपको कौन सा सही है। ठीक है, तीन चार एक दो, दो तीन या दो चार। राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है। देखिए, वो वैदिक विचारों में बिलीव नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे, पहली इनकी प्रकाशित कृति जीवन चरित्र नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, महिलाओं की मुक्ति के लिए कार्य किए थे, तो ये सही है। ब्रह्म समाज में आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक विचार था, तो यही सही है। तीन चार स्टेटमेंट ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, इनकी जो है पहली प्रकाशित कृति आपको पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकी पहली जो है प्रकाशित कृति की बात करें तो तूफुत उल मुआदीन थी। ठीक है, तूफुत उल मुआदीन थी। आगे देखिए, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी है? ठीक है, यूरो को भी अपने मुद्रा के रूप में जो है स्वीकार करने के लिए आइसलैंड है, क्रोएशिया, अल्बानिया या सर्बिया। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है। देखिए, तो ये जो देश है ये है आपका क्रोएशिया। आगे देखिए, 2021-22 में कृषि जनगणना में कौन सा एक कृषि जनगणना का संस्करण था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो संस्करण था ये कौन था? 11वां संस्करण था, 11वां संस्करण था। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपसे पूछा जा रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन आपको सही है? देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम सतनार द्वारा रचित था। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया, सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन था। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा उत्तर होगा।
देखिए, तो ये पहला आपका गलती हो गया। तमिल का महाकाव्य जो शिल्पा दिक्कारम है, सत्कार द्वारा रचित है, ये गलती है, ये सत्कार द्वारा रचित नहीं है। ये इलांगो जो है अदिल नाम के कवि थे, उनके द्वारा रचित है, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पुराण में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में, सम्मिलित देवताओं के बारे में, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पुराण में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे श्लोक वगैरह बहुत सारा दिए गए हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मतलब है नहीं कि इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, न तो एक न ही दो। चलिए, क्वेश्चन 70 देखिए। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपना जो है अपनाया था? गुलरुखी उपनाम से कौन अपनाया था? तो इसमें देखेंगे तो सिकंदर लोदी थे ये। और यही जो है आपको गजे सिकंदरी भी एक नया पैमाना भी चलाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ हुआ है? पहले मंडल में, दूसरे में, तीसरे। देखिए ऋग में आपको देखेंगे तो 10 मंडल है, तो उसे 10 मंडल में किस मंडल में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये तीसरे मंडल में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है देखिए, तो तीसरे मंडल में किया गया है। नवा मंडल भी बहुत फेमस है। नवा मंडल जो है इसमें आपको सोम का सूक्त इसमें नवा मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद में जो है पहला और 10वां मंडल आखिरी में बाद में जोड़ा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दो सही सुमेलित है? इसमें दो कौन सी सही है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला है किताबे उल रहला, इब्ने बतूता का है, ये बिल्कुल सही है। किताबे उल रहला जो है इब्ने बतूता का ही है। इसके बाद देखें तुगलकनामा जियाउद्दीन, ये गलत हो गया। शाहनामा फिरदौसी का, बिल्कुल सही है। तहकीक हिंद अबू बकर का, ये भी गलत हो गया। तो केवल एक और तीन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि तुगलकनामा जो आखिर है, तो ये तुगलकनामा किसका था? बहुत ही फेमस, इनका नाम आप सुने होंगे, अमीर खुसरो। ये किसका था? अमीर खुसरो का था। और यहाँ पे तहकीके ये हिंद की बात करें तो ये अल बरूनी का था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है देखेंगे तो एक और तीन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे 31 की बात की गई है। 31 प्राचीन किलो को जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के ऊपर काम वहाँ पे चलेगा। चलिए अगला है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपको सही है। तो यहाँ पे देखें, देखेंगे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुनी गया था। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीत कर हराया। कौन सा आपको सही है गलत है ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये 14वीं राष्ट्रपति नहीं है, ये कौन सी है? 15वीं है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। आदिवासी तो राष्ट्रपति है, सही है, बट 14वीं नहीं है, 15वीं है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इनको मत जो है 64.03% मिला था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे केवल दो हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आदिवासी विद्रोह है और इनका वर्ष है। ये सब जो आदिवासी विद्रोह हुए कब हुए, ये आपको यहाँ पे मैच करना है, तो ध्यान देंगे। पहला है आपको यहाँ पे देखिए कोल विद्रोह है। ठीक है, कोल विद्रोह है, तो ये कोल विद्रोह 1831 में ही हुआ था, तो 50 यहाँ पे ए का जो है एक ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे खरवार विद्रोह, ये 1870 में हुआ था। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। संथाल 1855 में हुआ था, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो लास्ट में बचा चुआर विद्रोह, तो ये चुआर विद्रोह आपका 1776 में। अब देखिए मान लीजिए आपको सब याद नहीं होता तो आप क्या करते? मान लीजिए आपको केवल संथाल याद है, तो संथाल का क्या है देखिए 1855, सी का 2 है। सी का 2 ऑप्शन में ढूंढे, देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। तब आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी अगर एक में आप कन्फर्म होते तो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक धार्मिक सुधार जो चल रहा था तो उसी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला ध्यान देंगे, मध्य भारत में जो है सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। तो देखिए दोनों ही सही है। मध्य भारत में जो है सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? घासीदास के द्वारा की गई थी, और सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे ज्योतिबा फुल्ले ही थे। तो एक दो दोनों सही है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को जो है आप शेयर करेंगे जरूर। भारत के निम्नलिखित कौन दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में जो है सूची बनाया है? विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है उनमें भारत का कौन सा दो स्थल है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टाइम पत्रिका का रिपोर्ट आया था और उसी में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको देखेंगे तो केरल और अहमदाबाद को बनाया गया था, तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखें, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन अधिक दिख रहा है। देखिए पहला दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला के द्वारा 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। इसमें ऐसा केवल विवाहित महिला के लिए बात नहीं किया गया है। विवाहित अविवाहित कोई भी महिला हो 20 सप्ताह के अंदर गर्भ समाप्त किया जा सकता है, ये बात रखा गया, तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पे आपको, तो दूसरा में है भ्रूण असमानताओं के मामले 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का राय लेना आवश्यक है, तो ये सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति दी है, तो ये जो है आपको गलती है, ये 20 सप्ताह का कहा गया है, 22 सप्ताह का नहीं। और अगला है ये अधिनियम सतत विकास लक्ष्य SDG 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा, तो ये सही है बिल्कुल, 2 और 4, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए ये क्वेश्चन और था शायद, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ये क्वेश्चन संगम काल से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया का संगम काल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, पहला दिया है तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। दूसरा दिया है इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति था। कौन सही है इसमें बताना है, तो देखिए बिल्कुल ही सही है, तोलकाप्पियम जो है तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो ये भी सही है। और महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति था, तो एक दो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 80 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए पहला दिया है मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। संस्कृत के ग्रंथों और शिलालेख ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वर्णित शब्द का उपयोग किया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मध्य एशिया से आए जो शक थे उनको मलेच्छ कहा जाता था, और संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वर्णिक शब्द का उपयोग किया था, तो ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था। तक्ष का मीनिंग क्या होता था, तक्ष किसको कहा जाता था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तक्ष जो है इस समय बढ़ई को बोला जाता था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तक्ष जो है, अच्छा धातु जो है कर्मी को जो है कर्मा बोला जाता था। ठीक है, नाविक को जो है उस समय क्या आरित्री बोला जाता था, और साहूकार को जो है उस समय आपको बेक नाट बोला जाता था। चलिए आगे है आपको कथन और कारण है। देखिए यहाँ पे पहला दिया है कई राजपूत शासकों ने अकबर के समय वैवाहिक संबंध स्थापित किए। रीजन है अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिए अगला है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाले मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? ठीक है, जो भी हिरासत में जो लोग लिए गए होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है मौत किस राज्य में हो रही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला है बिहार, दूसरा है आपको पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र की एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे, तो ये है आपको रिन्यू पावर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये है निम्नलिखित में से किस स्थान पे खान बहादुर ने 1887 में विद्रोह का, देखिए 1887 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 18 से यहाँ पे 57 है, तो 1857 का सिपाही विद्रोह के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए खान बहादुर जो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, खान बहादुर जो है बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से आपको वक्त खान कर रहे थे। कौन कर रहा था? वक्त खान। ठीक है। बागपत से आपको पूछ देता, तो बागपत से कौन कर रहे थे, तो यहाँ से कर रहे थे शाहमल। ठीक है। अब फैजाबाद आप सभी को पता ही होगा, मौलवी जो है अहमदुल्ला यहाँ से कर रहे थे। ठीक है। बाकी बिहार से जो है कुंवर सिंह कर रहे थे, कानपुर से जो है नाना साहब कर रहे थे, झांसी से जो है आपको रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। आगे देखिए, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पे कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया। देखिए 1900 आपको 35 अधिनियम आया, फिर 37 में आपको चुनाव हुआ और कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई तो उसी से संबंधित कांग्रेस जो है क्या बदलाव की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को सख्त किया गया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो जो कांग्रेस जो है सत्ता में आने पे बदलाव जो की वो की प्रेस पे प्रतिबंध हटाने का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 है, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपको IIT मद्रास को, IIT मद्रास को जो है इसमें प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। 87 जो है इनको 5 अंक इनको देके पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो कॉस्ट ऑफ जो लिविंग क्राइसिस डेवलपिंग जो है कंट्री कौन जो है ये प्रकाशित करता है, यही आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक के शिलालेख जो है उत्तीर्ण किए गए हैं। यानी अशोक के शिलालेख किन किन भाषा में, आपको पता है अशोक का शिलालेख भारत में जो है भिन्न भिन्न जगहों से प्राप्त हुआ हुआ, तो ये कौन से भाषा में जो है लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अशोक के शिलालेख यहाँ पे, चलिए जूम इन कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ये, देखिएगा कि प्राकृत है, संस्कृत अरमाइक है, बताना है 1 2 1 2 3 3 4 1 3 4। तो देखिए प्राकृत भाषा में बिल्कुल इनका मिला है, इसके अलावा संस्कृत भाषा में नहीं मिला है, अरमाइक में मिला है, ब्राह्मी में भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 4, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखें। ये सूफीवाद के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपको सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देख ले। अच्छा, इसमें बताना है कौन कौन सा कुट सही है। चलिए इसको भी जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुसंधानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। तो ये गलत है, वो लोग अस्वीकार किए थे, सूफी लोग जो है इसको अस्वीकार किए थे, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट है, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण का विस्तृत तरीके से विकसित किया। सही है। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए, ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है आपको। नेक्स्ट है, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों और धर्मशालाओं में किया, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद धर्म के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या स्थिति थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऋग्वेद में धर्म जो है प्रकृति में एकेश्वरवादी था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है पहला। दूसरा देखें, ऋग्वेद में इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है, तो बिल्कुल ही सही है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली, इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद में। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं है, यहाँ पे ऋग्वेद में जो है धर्म एकेश्वरवादी नहीं था, यहाँ पे आपको ये बहुदेववादी था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 2, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला देखें, यहाँ पे सूची है और यहाँ पे इमारत दिया गया है, कौन किस इमारत को बनाया है यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है अकबर आपको। ठीक है,
तो अकबर द्वारा जो बनाया गया है ये है आगरा का किला बनाया गया अकबर के द्वारा। और जहांगीरी आगरा के किले में जो है, आगरा के किले में आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा जहांगीरी महल है और भी बहुत सारा, जैसे जोधाबाई महल है, बहुत सारा महल वहाँ पे बनाया गया है। तो अकबर के द्वारा आगरा के किले में जहांगीरी जो है महल बनवाया गया था। तो ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ए का 3 देखिए ऑप्शन हमको सी में मिल गया, तो आंसर तो मेरा यहीं से सही हो गया ये। ठीक है, बाकी जो है जहांगीर द्वारा जो है लाहौर में जो है मोती मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है, तो ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां की बात करेंगे तो ये लाहौर में जो है इनके द्वारा शालीमार बाग बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। और औरंगजेब यहाँ पे बच गए, तो इनके द्वारा बदशाही मस्जिद जो है ये लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साथ साथ आप क्वेश्चन करते रहेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को जो है 1100 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से जो है बच्चों को, माता पिता को दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए ये राशि 1100 से बढ़ा के 1200 कर दी है। और ये प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये पेरेंट्स को जाता है। तो ये भी सही है, एक दो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 94 है यहाँ पे, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं हम। देखिए G20 के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है कि पहला G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की बैठक भारत की अध्यक्षता में बनारसी के उत्तर प्रदेश में किया गया। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। अब देखिए करंट अफेयर का जो मेरा लेक्चर है वहाँ पे G20 के बारे में डिटेल में पूरा बताया गया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे देखिए पहला जो अभी G20 भारत में आयोजित किया जा रहा है आपको पता ही है। तो G20 का पहला बैठक जो वित्त और केंद्रीय बैंकों का प्रतिनिधि का बैठक ये वाराणसी में नहीं हुआ था। तो आखिर ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अमिताभ कांत को ही भारत का शेरपा बनाया गया है। तो 2 सही हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 94 का आपको केवल 2। ठीक है, यानी सी आंसर हो जाएगा। G20 जो है एक आपको अंतर सरकारी मंच है, इसमें 19 देश आपको शामिल है। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई। तो बिल्कुल स्टैटिक्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मीय जो है सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1809 है, 1814 है, इसके बाद आपको 1817 है, 1828 है। तो ये जो इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना जो की गई थी ये इनके द्वारा की गई थी 1814 में। आगे देखें वर्ष 1939 में कांग्रेस के आपको त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा। ठीक है, ध्यान देंगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 1939 में कांग्रेस ने जो है त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी जो है ओर से निम्नलिखित में से, अब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे आप सभी को पता ही है, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तो किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा गया था यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भेजा गया था आपको चीन में, चीन में भेजा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। ये भारत सरकार की पहल है। ठीक है, ये जनपद एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, एक सही है केवल, एक दो या ना तो एक ना ही दो। देखिए तो बात की जा रही है कि एक तहसील एक उत्पाद योजना की। ठीक है, यानी एक जिला एक उत्पाद की बात हो रही है। तो ये जो है भारत सरकार की पहल नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। एक जनपद एक उत्पाद की शुरुआत के बाद इस योजना की शुरुआत किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, तो केवल यहाँ पे आपका सी उत्तर हो जाएगा। देखिए एक्चुअली में क्या था, एक जिला एक उत्पाद जो है योजना के सफलता के बाद ये एक तहसील और एक उत्पाद आपको योजना लाया गया। ठीक है, चलिए
आगे है, निम्नलिखित में से आपको किस स्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला? ठीक है, ये किस संस्थान को मिला? कृषि जय सूचना है, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, भारतीय शस्य विज्ञान सोसाइटी, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी, तो इसी को मिला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी को मिला है सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR अनुसंधान 2021। अभी देखिए यहाँ पे दिया है पाषाण काल स्टोन एज का कुछ स्थल दिया है और कुछ स्थान कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित आपको सही नहीं है। ठीक है, देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ही सही है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, बिल्कुल सही है। पोटवार का पठार दक्षिणी भारत में, ये गलत हो गया। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 99 का सी हो जाएगा। आगे देखें, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। मुगलों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही इसमें नहीं है। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, दूसरा है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी आपको गलत बताना है। तो देखिए, क्योंकि सही नहीं चुनना है, मुगल दरबार का इतिहास जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था, यही गलत हो गया। ये जो इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो देखेंगे, क्योंकि गलत चुनना है तो केवल एक यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? ठीक है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये पहला अपना जो उपदेश दिए थे सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए दो कथन है, कथन और कारण आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही है। देखिए पहला दिया है यहाँ पे आपको, चलिए इसको देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है चालुक्य, शतवाहन और पालों के मध्य हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। दूसरा दिया है कन्नौज शहर इस शक्ति का केंद्र था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। त्रिपक्षीय जो संघर्ष में ये सातवाहन तो थे ही नहीं। ठीक है, कन्नौज शहर के लिए ही ये शक्ति का प्रतीक था, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है गलत हो गया और आर सही हो गया। ऑप्शन ए जो है गलत हो गया, आर सही हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा था, ठीक है, वो कन्नौज को लेके ही हो रहा था और इसमें 3 राजवंश थे। ठीक है, प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नगर निर्माण योजना जो शुरू की गई है, ये 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई है। अगला देखें, मिशन जो है कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिशन जो है कुशल कर्मी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है, पहला है। दूसरा है, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता खो जाने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, केवल एक दो, यहाँ पे चलिए जूम इन कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन है केवल एक दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात कि एक कार्यक्रम जो है यहाँ पे बताया गया है कि मिशन जो है कुशल कर्मी, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है ही नहीं, ये तो किसका है? दिल्ली सरकार का है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये गलत हो गया तो ये योजना के तहत कोविड-19 माता पिता के ये निःशुल्क जो है प्रदान करना, ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है कोविड-19 की बात ही नहीं की गई है। देखिए निर्माण कार्य में जो भी यहाँ पे आपको कार्य करने वाले श्रमिक होंगे उन्हीं के बारे में बात की गई है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलती। तो इस तरह यहाँ पे ना तो एक ना ही दो हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष है और एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है। अभी अधिवेशन और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा, देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कब कब बने हुए थे। ठीक है, तो जॉर्ज यूले जो है इलाहाबाद में अध्यक्ष बने हुए थे, तो एक का तो 4 हो गया देखे, और एक का 4 ऑप्शन डी में है, तो अपना तो काम यहीं से हो गया, ऑप्शन डी आंसर बन गया। ठीक है, बाकी के लिए देख लें तो रमेश चंद्र जो है दत्त, ये जो है आपको रमेश चंद्र दत्त जो है ये लखनऊ अधिवेशन में बने थे, ये सही है आपका। इसके अलावा देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ये वाराणसी में बने थे। ठीक है, और इसके बाद है सरोजनी नायडू, तो ये कानपुर में बनी थी।
ठीक है, ये आप अधिवेशन अध्यक्ष जरूर याद रखेंगे। जॉर्ज यूले जो है इलाहाबाद में बने थे 1888 में। कांग्रेस कब स्थापित हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो 1885 से उसके बाद कंटिन्यू जो है आप एक बार अध्यक्ष वाला लिस्ट जरूर जो है अपडेट रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 116 है। नीचे आपको कथन कारण दिया है, बताना है। परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली जो सैयद बंधु थे, राजा बनाने वाले के रूप में इनको जाना जाता था। कारण देखिए, मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासकों के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्ण प्रशासित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, परवर्ती मुगल काल की यानी उत्तर मुगल कालीन औरंगजेब की बात की जा रही है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद जो है परवर्ती या उत्तर मुगल कालीन सम्राट जो आ जाते हैं, कमजोर होते हैं काफी ज्यादा। तो उस समय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली यही जो है सैयद बंधु राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर थे ये लोग। तो ये स्टेटमेंट सही है। मुगल साम्राज्य इतना विशाल था, विशाल तो था ही, बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्ण प्रशासित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। लेकिन इससे इसका कोई लिंक नहीं बनता है, ये इसका व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ए आर तो सही है, बट आर ए का सही का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के निर्यात संबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? कू, या यहाँ पे जियो मार्ट डिजिटल है, अमेजन है, इंडिया वीग बाजार है। तो देखिए, ये हस्ताक्षर किया गया कू के साथ। ठीक है, एप जो है कू जो है उसी के साथ जो है ये समझौता किया गया है। आगे देखें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? ठीक है, तो बिल्कुल स्टैटिक सा क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष है मनोज कुमार। मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना थे इससे पहले। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, बिल्कुल सही है। धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा है, ये पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, तो मोहनजोदड़ो जो है सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा था, धोला जो है बीरा नहीं था, तो इसलिए जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 110। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपसे पूछा जा रहा है मुगल काल के बारे में। देखिए, तो पहला है, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। अब नीचे कूट दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दे। क्या केवल एक सही है, एक और दो दोनों? केवल दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए पहला ही है, आपको किसी मनसबदार का जो पद है उसके वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। ठीक है, देखिए मनसबदार किसको बोलते थे? जो मनसब जो है रखने वाले व्यक्ति थे उन्हीं को मनसबदार बोलते थे। ठीक है, और ये पद वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर उनके निर्भर करता था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जात स्वतंत्र होते थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जितना जात का संख्या होता था उतना ही अधिक उनका क्या होता था, वेतन मिलता था। तो स्टेटमेंट दूसरा है कि 5 भागों में लिखे गए जो अबुल फजल है, ठीक है, अकबरनामा का प्रत्येक भाग विशिष्ट पहलू से संबंधित है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में इतिहास को जो है 3 भागों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 भाग दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, ना तो एक ना ही दो। चलिए आगे देखते हैं, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके जो है नागसेन इसके लेखक है। मिलिंद पन्हो के लेखक जो है। आगे है, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्पल वंश के जो है संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे अवंती बर्मन। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ जो है क्वेश्चन को करते रहेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में आपको बताना है, कथन पे विचार करना है। ठीक है, देखिए पहला है, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बात हो रही है।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखें, दूसरा है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में करीब 95 लाख महिलाओं के लिए नए समूह और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तीसरा है निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविक क्लस्टर बनेंगे। मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य में 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांट दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही है। चलिए देखिए यहाँ पे, और इसको जूम इन करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, 1 2 है, 3 4 है, 1 4 है और 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 95 लाख महिलाओं के लिए समूहों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे 66 लाख महिलाओं के लिए बात किया गया है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रोड मैप के तहत 5 वर्ष के लिए 10 लाख से अधिक नए आजीविक जो है क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो गया। मिशन द्वारा 5 वर्ष का रोड मैप का लक्ष्य 6 माह, 1 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष, इस ऐसे करके समूह में बांटा गया है, 2 वर्ष और 5। तो ये भी सही है। तो 1 और 4 देखें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये जो है दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको जरूर करके जाएंगे आप लोग। देखिए सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। ठीक है, अब 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, आप सभी को पता है। 28 फरवरी को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ए का जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें 27 सितंबर को जो है आपको विश्व पर्यटन दिवस, तो बी का 4 हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 3 हो जाएगा। और लास्ट बचा 7 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को। तो यहाँ पे 2 4 3 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 3 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और इनको क्रम से लगाना है आपको। जो भी किसान आंदोलन है, जैसे एका आंदोलन है, अखिल भारतीय किसान सभा है, ठीक है, इन सभी को जो है क्रम से लगाना है आपको। अब देखिए इसमें आपको ईयर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले एका आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान देंगे अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये 1936 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है किसान सभा की अगर बात करेंगे तो ये 1918। और यहाँ पे बचा लास्ट अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा जो है ये 1920। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एका आंदोलन से कौन संबंधित थे, यानी इसके संस्थापक कौन थे, मदारी जो है पासी इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के जो है कौन थे आपको पता ही है, स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा इससे भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर बात करें तो इससे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी वगैरह थे। और लास्ट में यहाँ पे अवध किसान सभा है, तो ये आपको प्रतापगढ़ क्षेत्र में था, बाबा रामचंद्र इससे जुड़े हुए थे। तो देखिए आपको ईयर तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो आप सीक्वेंस अब लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा हुआ है, सबसे पहले इसमें देखिए तो उत्तर प्रदेश का किसान सभा, फिर इसके बाद देखिए अवध किसान, फिर एका, और आखिर में अखिल भारतीय किसान। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका उत्तर आपका बन जाएगा। देखिए तो पहले यहाँ पे 3 था। ठीक है, पहले हो गया 3, इसके बाद हो गया 4, 3 4 और 1 और 2, 3 4 1 2 देखें यहाँ पे, तो ये 3 4 1 2 ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 116, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे औद्योगिकरण का समर्थन किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्यों के, देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण का समर्थन नहीं किए थे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति का विश्वास नहीं रखते थे, ये आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास रखते थे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ललित कला संगीत नाटक अकादमी, या कोई नहीं। तो देखिए इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र से ये समझौता किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। अगला है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
ठीक है। तो प्लास्टिक दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस यानी बैग मुक्त जो है दिवस, ये 3 जुलाई को हर वर्ष जो है जुलाई महीने में 3 तारीख को जो है मनाया जाता है। आगे देखें, अगला है बौद्ध परिषद के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको काल कर्म जो है लगाना है बौद्ध परिषद। तो देखिए, आपको पता है बौद्ध का जो संगति हुआ, पहला बौद्ध का संगति कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि पहला बौद्ध संगति कहाँ, राजगिरी में ही हुआ था। ठीक है, राजगिरी में हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस समय शासक जो थे आपको, शासक उस समय कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है, दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगति, वो काला अशोक के समय में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा आपको पाटलिपुत्र में, ये तीसरा, और चौथा आखिर वाला कश्मीर में। तो ये आपको सजाना है तो आप सजा लेंगे। पहला जो है 1 3, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2 और 4। ये भी याद रखेंगे, पहला जो है राजगिरी में हुआ था। ठीक है, देखिए ये हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसके लगभग 100 साल बाद जो है दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ये सब ईसा पूर्व है कहानी। और ये वैशाली वाला जो हुआ था, ये आपको काला अशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष इसके सावक मीर थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो हुआ था, ये आपको तीसरा, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। और मोगली पुत्र जो है 30 इसके अध्यक्ष थे। और चौथा लास्ट में यहाँ पे आपको कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक, उन्हीं के समय में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष थे आपको, ध्यान देंगे, वासुमित्र जो है यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सब बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हम्पी के संदर्भ में बताना है इसमें कौन सा कथन आपको सही है, हम्पी के बारे में बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, हम्पी कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में स्थित था। महानवमी त्योहार हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में बताना है कौन सा सही नहीं है, गलत आपको चुनना है यहाँ पे। जैन धर्म के संबंध में, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है आत्मा, त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है, देखिए, तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, बात सही है, बट इसका अर्थ आत्मा नहीं होता है। ठीक है, जैन इसका अर्थ जो होता है विजेता, जो अपने इंद्रियों पे विजय पा लिया हो उसे ही हम बोलते हैं, तो विजेता बोलते थे इसको। तो पहला तो गलत हो गया, त्रिशला महावीर की माता थी। तो यहाँ पे आपका केवल उत्तर 1 सही हो जाएगा, केवल 1। अगला देखें, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे ये चंद्रदेव थे। चंद्रदेव थे गढ़वाल वंश के संस्थापक। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 123 है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश मथुरा और औरिया जिला स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है। ये रिपोर्ट क्या बता रहा है, इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ये जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट जो PGID 2019-20 आया है, ठीक है, तो ये जो है जारी किया जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत ही हो गया, पहला यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का 13वां एक्सप्रेस वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 13वां जो एक्सप्रेस वे कहाँ बना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं। ठीक है, इसमें आप नाम सुने होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मेरठ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड, ये सब जो है, तो कुल यहाँ पे 11 बन गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला है अवध के, यहाँ पे देखिए, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की, यानी मुगल साम्राज्य से वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, सफदरगंज है, शहादत खां है, शुजाउद्दौला है, वजीर खां। तो ये जो थे, ये थे शहादत खां। शहादत खां ही आपको स्वतंत्र जो है अवध की स्थापना किए थे, अवध राज्य की। ठीक है, तो ये शहादत खां थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनके काल
क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। अब देखिए ये संधि कब कब हुई है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिएगा इलाहाबाद की संधि अभी हम लोग पढ़े थे इसी में ऊपर, ये 1765 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद का संधि। इसके बाद अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे है मैंगलोर की संधि। यहाँ पे मैंगलोर की संधि तो ये 1784 में हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके बाद है आपको अमृतसर की संधि, ये 1838 में हुआ था। और यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम, एक श्रीरंगपट्टनम भी है। श्रीरंगपट्टनम जो है आपको 1792 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब सजा लेंगे, आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, एक 1765, उसके बाद आपका यहाँ पे 1784 यानी 3, फिर आपका 2 और लास्ट में 4 यानी 1 3 2 4। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? ठीक है, तो ये जो है पंचायती राज विभाग का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, नारी को नमन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नारी को नमन योजना जो शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? नारी को नमन, तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा लॉन्च की गई थी, नारी का नमन। तो ये आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, महासिलकटक और रक्त मूसल जो है नवीन सैन्य हथियार कौन इस्तेमाल किया था? तो ये जो है इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये हर्यक वंश के जो है दूसरे शासक थे, तो इन्हीं के द्वारा ये इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला है, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल दरबार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, कोर्निश जो है औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती पे विपरीत रख के और सिर झुकाते थे। नेक्स्ट दिया है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सा सही है? केवल एक है, एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए ये जो इसमें दिया है पहला कि कर्नलिस जो है औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बायां हाथ जो है हथेली पर रख के और छाती को विपरीत सर झुकाते थे, ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका उत्तर केवल एक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे शायद यहाँ पे जो है कॉर्नलिस औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था, लेकिन ये तरीका इसमें गलती बताया गया है, ये गलत है आपको। ठीक है, इसमें जो है कॉर्नलिस में क्या करते थे, दरबारी जो है दाएं हाथ के तलहटी को ललाट पे रख के और आगे सर झुकाते थे, तो यहाँ पे ये गलत है थोड़ा सा, तो ये जो है गलत हो गया। और दूसरा है आपको यहाँ पे तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, तो ये जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो सही हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। एक तरफ अभिकथन है, एक कारण है। ये मौर्य प्रशासन के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखें तो पहला दिया है, मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। दूसरा है, ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए मौर्य प्रशासन प्रांतीय प्रशासन पर ध्यान देता था, बिल्कुल सही है। और मौर्य प्रशासन उज्जैनी, ये सुवर्णगिरी, तौसली, तक्षशिला में बिल्कुल था, तो दोनों ही सही है। कथन कारण दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और है अभी यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 132 देखें। चंदवावर के युद्ध के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें है। पहला देखें, ये युद्ध जो है गढ़वाल वंश के अंतिम युद्ध था। ठीक है, पहला पूछा है। दूसरा देखें, ये 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो देखिए ये युद्ध जो है गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था 1194 में, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिएगा एक और दो हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये जो चुना गया है ये ध्रुव सेन सिंह को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। तो ये जो है चेन कुरिंजी,
चेन कुरिंजी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक जो है वहाँ की प्रजाति है। यही पूछा जा रहा था कि वहाँ की स्थानिक जो है प्रजाति कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें, तो संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के पहला सम्मेलन जो है ये मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में शुरू किया गया था। आगे देखें, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी। बिल्कुल सही है, जो युद्ध बंदी बनाए गए थे उन्हीं से मिलके इंडियन जो है नेशनल आर्मी बनाई गई थी, तो ये सही है। आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, तो दोनों सही है यहाँ पे, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित जो है करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है आपको बताना है। ठीक है, देखें यहाँ पे प्रज्ञान, पहचान, पहुंच और प्रतिष्ठान, बताना है इसमें कौन सही है। तो देखिए, प्रज्ञान था, पहचान भी था और पहुंच भी था, प्रतिष्ठान नहीं था, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखें, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, ये स्थित था। ये राष्ट्रीय जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ है, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको ये हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा में है। आगे देखें, तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, तैमूर जब आक्रमण किए थे जब नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए, तैमूर जो है दिल्ली पे आक्रमण किया था कब, 1300 जो है 98 के करीब में आक्रमण किया था, और उस समय पे है नसरुद्दीन जो है मोहम्मद यहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए, पहला है सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित था। दूसरा है चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, सूफी संतों के तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित था, सही है। चिश्ती जो है नगद और वस्तु के रूप में भी दान स्वीकार करते थे, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन 141, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला देखिए, अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय की अवगत कराया। दूसरा है कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही है। देखिए, तो अशोक के प्रशासन में जो है प्रतिवेदकों ने राजा को जो है जनमत की राय से अवगत कराया था, ये स्टेटमेंट सही है। और कौटिल्य ने राजा द्वारा जो है स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर की निम्नलिखित विजयों का आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि अकबर का विजय जो है कब कब रहा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे चित्तौड़ है, मालवा है, कंधार है और हल्दी घाटी है। तो देखिए, हल्दी घाटी जो है ये 1576 में था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे राणा प्रताप से युद्ध हुआ था ये। इसके अलावा कंधार की अगर बात करेंगे लोग, तो ये 1595 था। ठीक है, इसके अलावा देखिए चित्तौड़ विजय की बात करें हम लोग, तो ये 1568 था। और मालवा की बात करेंगे यहाँ पे लास्ट, तो ये लगभग जो है मान के चले 1560 से 62 के बीच था। ये क्लियर डेट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप सीक्वेंस सब लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इनमें कौन है, मालवा है। ठीक है, 1560 से 62, तो 3 हो गया सबसे पहले। इसके बाद कौन हो गया, 1568 यहाँ पे 1 हो गया, फिर आपको 1576 और लास्ट में कंधार, तो 3 1 4 2। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखें, 143, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। स्वायत्त जो है नेविगेशन संस्था उद्घाटन करने वाला कौन सा संस्थान है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका ये है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। देखिए,
निम्नलिखित में से किन दो स्थानों ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें WHO है, WRI और भारत, ठीक है, यहाँ पे NIEA और सी क्लब, नीति आयोग। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है, कूट का चयन करके आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ये पूछा है कि किन दो संस्थानों ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे WRI भारत और यहाँ पे AIUA सी क्लब, 2 और 3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार जो है स्थापित की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, यही पूछा जा रहा है आपको। ये जो की गई थी यहाँ पे चित्तू पांडे के द्वारा ये सरकार स्थापित की गई थी। खैर ये सरकार जो है ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गवर्नर है और उनका नीति है कि कौन से गवर्नर जो है कौन सी नीति लेके आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स आपको कौन सी नीति लेके आए थे, ये सहायक संधि लेके आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए का यहाँ पे आपका 2 हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे तो वारेन हेस्टिंग्स जो है सहायक संधि नहीं, वारेन हेस्टिंग्स तो रिंग फेंस यानी घेरे की नीति लेके आए थे। ठीक है, एक का एक ही हो जाएगा। सहायक संधि अभी हम लोग ऊपर किए भी थे। ठीक है, तो सहायक संधि जो है किसके द्वारा लाया गया था, ब्लेजली के द्वारा ही लाया गया था, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। तो एक का एक, 2 का 2, तो अभी भी ए बी ऑप्शन में अभी मुकाबला है क्योंकि ये दोनों ही दिया है। अब डलहौजी जो है, डलहौजी कौन लेके आए थे, हड़प नीति लेके आए थे, व्यक्तिगत के सिद्धांत लेके आए थे डलहौजी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 हो गया। और बाद में लॉर्ड लिटन, तो इनका हो जाएगा प्राउड रिजर्व नीति। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है रिंग फेंस घेरे की नीति लेके आए थे, बेलेजली जो है सहायक संधि लेके आए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य जो रैंकिंग सूचकांक है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा सामान्य श्रेणी में राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा, पहला है। दूसरा देखें, दूसरा है आपको यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्य में शामिल थे। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए यहाँ पे उड़ीसा जो है बिल्कुल पहला स्थान पे रहा था इसमें, तो ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले रहे थे, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया। स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फेसबुक, गूगल, अमेजन या याहू। तो ये जो है गूगल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है हाइडे स्फीज का युद्ध लड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जब आपको सिकंदर का यहाँ पे भारत का आक्रमण हुआ था तो हाइडे का युद्ध लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। आगे देखिए, अकबरकालीन भूमि का वर्गीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सही गलत नहीं बताना है आपको, कूट यहाँ पे मिलाना है। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए केवल 1 3 है, तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए पहला है पोलज ऐसी भूमि थी जिस पे क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, तो ये भी सही है। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, ये भी सही है। जिस भूमि पे 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। तो ये अकबरकालीन में सारा ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पोलज भूमि ऐसी होती थी जिसमें आपको हर एक वर्ष जो है खेती की जाती थी, कभी इसको परती नहीं छोड़ा जाता था। परौती या परती जो है इसको बोलते थे, इसमें जो बीच बीच में खेती नहीं किया जाता था। चाचर बोलते थे जहाँ 3-4 वर्ष के लिए खेती छोड़ दी जाता था, और जहाँ 5 वर्ष है उससे अधिक खेती छोड़ा जाता था उसमें बंजर। सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4।
तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन फिनिश किए। तो आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चे में शेयर करें, चाहे आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, क्वालिटी कंटेंट जब भी आपको कहीं से कुछ भी अच्छा मिले तो आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, या आपका कोई डिमांड है कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।